क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है? ये है ग्रीनलैंड, एक ऐसी रहस्यमयी भूमि जहां विशाल ग्लेशियर, ध्रुवीय भालू, प्राचीन वाइकिंग इतिहास और प्रकृति के अद्भुत नजारे एक साथ मिलते हैं। आइए जानते हैं ग्रीनलैंड की अविश्वसनीय कहानी। उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक क्षेत्र के बीच स्थित ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की आबादी केवल लगभग 56,000 लोगों के आसपास है। इसका अधिकांश भाग विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जो पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी हिमचादर मानी जाती है। लगभग 4,500 वर्ष पहले, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सभ्यताएं आकार ले रही थीं, तब कुछ साहसी लोग उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक द्वीपों को पार करते हुए ग्रीनलैंड पहुंचे। ये लोग आधुनिक इनुइट लोगों के पूर्वज माने जाते हैं। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया। चारों ओर बर्फ, तेज हवाएं और लंबी अंधेरी सर्दियां थीं। इन प्रारंभिक लोगों ने शिकार को ही जीवन का आधार बनाया। वे सील, व्हेल, मछलियां और अन्य आर्कटिक जीवों का शिकार करते थे। जानवरों की खाल से कपड़े बनाते और हड्डियों से औजार तैयार करते थे। धीरे धीरे कई संस्कृतियां विकसित हुईं, जिनमें साकाक, डॉर्सेट और बाद में थूले संस्कृति प्रमुख थीं। उनके लिए ग्रीनलैंड केवल रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक जीवित संसार था। बर्फ, समुद्र, जानवर और इंसान सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यही सोच आज भी ग्रीनलैंड की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देती है। सन 982 ईस्वी में एक नॉर्स वाइकिंग योद्धा एरिक द रेड को आइसलैंड से निर्वासित कर दिया गया। हत्या के आरोप में उसे वहां से निकाल दिया गया था। अपने निर्वासन के दौरान उसने पश्चिम दिशा में यात्रा की और एक विशाल बर्फीले द्वीप की खोज की। कुछ वर्षों बाद वो आइसलैंड लौटा और लोगों को इस नई भूमि के बारे में बताया। उसने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रखा। माना जाता है कि उसने आकर्षक नाम इसलिए चुना ताकि लोग वहां बसने के लिए प्रेरित हों। वास्तव में भूमि का अधिकांश भाग बर्फ से ढका था, लेकिन नाम सुनकर लोगों को ये जगह हरी भरी लगी होगी। सन 986 में एरिक द रेड अपने साथ कई परिवारों को लेकर ग्रीनलैंड पहुंचा। उन्होंने वहां 2 प्रमुख बस्तियां बसाईं। धीरे धीरे खेती, पशुपालन और व्यापार शुरू हुआ। उस समय का मौसम आज की तुलना में थोड़ा गर्म था, जिससे जीवन अपेक्षाकृत आसान था। ग्रीनलैंड में वाइकिंग समुदाय कई सदियों तक फलता फूलता रहा। उन्होंने चर्च बनाए, खेत तैयार किए और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यहां से हाथी दांत की तरह मूल्यवान वॉलरस के दांत यूरोप भेजे जाते थे। वाइकिंग परिवार गाय, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे छोटे छोटे गांवों में रहते थे। उनकी चर्चों की खंडहर आज भी ग्रीनलैंड में मौजूद हैं और उस समय की कहानी सुनाते हैं। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। समुद्र अक्सर बर्फ से भर जाता था। यूरोप से संपर्क बनाए रखना कठिन था। फिर भी कई पीढ़ियों तक वे इस कठोर भूमि में टिके रहे। 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहासकारों को आज तक हैरान कर रखा है। वाइकिंग बस्तियां धीरे धीरे गायब होने लगीं, चर्च खाली हो गए, खेत उजड़ गए और फिर एक समय ऐसा आया जब ग्रीनलैंड से वाइकिंग पूरी तरह लुप्त हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतिहासकार कई कारण बताते हैं। मौसम पहले की तुलना में बहुत ठंडा हो गया, यूरोप के साथ व्यापार कम हो गया, खेती करना मुश्किल हो गया, संसाधनों की कमी बढ़ गई। संभवतः इन सभी कारणों ने मिलकर वाइकिंग समाज को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे लोग या तो मर गए या फिर द्वीप छोड़कर चले गए। जब वाइकिंग सभ्यता कमजोर हो रही थी, उसी दौरान थुले संस्कृति के लोग उत्तर से ग्रीनलैंड में फैल रहे थे। यही लोग आधुनिक इनुइट समुदाय के पूर्वज बने। इनुइट लोगों ने आर्कटिक जीवन के लिए अद्भुत तकनीक विकसित की थी। वे कायक नावों का उपयोग करते थे, कुत्तों की स्लेड चलाते थे और बर्फीले समुद्र में शिकार करते थे। उनकी जीवन शैली ग्रीनलैंड के कठिन वातावरण के लिए पूरी तरह अनुकूल थी। उन्होंने पीढ़ियों तक इस भूमि को अपना घर बनाए रखा। आज भी ग्रीनलैंड की अधिकांश आबादी इनुइट मूल की है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों की रुचि फिर से ग्रीनलैंड में बढ़ी। सन 1721 में डेनमार्क ने यहां स्थायी उपनिवेश स्थापित किया। इसके बाद ग्रीनलैंड पर डेनिश प्रभाव लगातार बढ़ता गया। डेनिश मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार किया, नए स्कूल खुले, व्यापारिक केंद्र बने। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय संस्कृति पर बाहरी प्रभाव भी बढ़ा। कई वर्षों तक ग्रीनलैंड एक डेनिश उपनिवेश बना रहा। स्थानीय लोगों को अनेक निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता था। फिर भी इनुइट संस्कृति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। 20वीं शताब्दी में ग्रीनलैंड के लोगों में अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बचाने के प्रयास शुरू हुए।
1953 में ग्रीनलैंड आधिकारिक रूप से डेनमार्क के राज्य का हिस्सा बना। बाद में 1979 में इसे होम रूल मिला, जिससे स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार प्राप्त हुए। 2009 में स्वशासन और भी मजबूत हुआ। आज अधिकांश आंतरिक मामलों का संचालन ग्रीनलैंड स्वयं करता है, जबकि रक्षा और विदेश नीति जैसे कुछ विषय डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड की सबसे बड़ी पहचान उसकी विशाल हिम चादर है। ये द्वीप के 80% से अधिक हिस्से को ढके हुए है। कुछ स्थानों पर बर्फ की मोटाई 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। जब सूर्य की रोशनी बर्फ पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र चांदी की तरह चमक उठता है। विशाल ग्लेशियर धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ते हैं और फिर टूटकर हिमखंड बन जाते हैं। इन हिमखंडों का आकार इतना बड़ा हो सकता है कि वे किसी छोटे शहर जितने दिखाई दें। समुद्र में तैरते ये बर्फीले पहाड़ ग्रीनलैंड की सबसे अद्भुत प्राकृतिक छवियों में से एक है। ग्रीनलैंड का वातावरण कठोर है, फिर भी यहाँ अनेक जीव पाए जाते हैं। ध्रुवीय भालू बर्फ पर शिकार करते हैं। आर्कटिक लोमड़ी बर्फीले मैदानों में दौड़ती है। रेनडियर खुले क्षेत्रों में चरते हैं। समुद्र में व्हील और सील तैरती हैं। गर्मियों में जब बर्फ कुछ पिघलती है तो छोटी छोटी वनस्पतियां उगाती हैं। रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं और प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। आज ग्रीनलैंड पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र है। कारण है जलवायु परिवर्तन। पिछले कुछ दशकों में ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ये प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही तो समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उपग्रहों से प्राप्त आंकड़े बताती हैं कि कई वर्षों में बर्फ पिघलने की मात्रा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड आज केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि पृथ्वी के भविष्य को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है। ग्रीनलैंड के नीचे खनिज, दुर्लभ धातुएं और अन्य प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। जैसे जैसे बर्फ पीछे हट रही है, इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। दुनिया की कई बड़ी शक्तियां इस क्षेत्र में रुचि दिखा रही हैं। आर्थिक विकास के अवसर बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही पर्यावरण संरक्षण की चिंता भी बढ़ रही है। ग्रीनलैंड के लोगों के सामने सवाल है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आज ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। यहाँ आधुनिक इमारतें, विश्वविद्यालय और नई तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन साथ ही पारंपरिक इनुइट संस्कृति भी जीवित है। कई लोग भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता का सपना देखते हैं। कुछ मानते हैं कि आर्थिक रूप से अभी डेनमार्क का सहयोग आवश्यक है। इस विषय पर चर्चा लगातार चल रही है। ग्रीनलैंड केवल बर्फ का एक विशाल द्वीप नहीं है, ये साहस, संघर्ष और अनुकूलन की कहानी है। यहाँ हजारों वर्ष पहले आई शिकारी समुदायों की यादें हैं। यहाँ वाइकिंग खोजकर्ताओं के सपने दफन हैं। यहाँ इनुइट संस्कृति की जीवंत धड़कन है। यहाँ आधुनिक राजनीति, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। जब हम ग्रीनलैंड को देखते हैं तो हमें केवल बर्फ नहीं दिखाई देती, हमें मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय दिखाई देता है जिसमें प्रकृति और इंसान के बीच संघर्ष, सहयोग और अस्तित्व की अद्भुत कहानी छिपी हुई है। और शायद यही कारण है कि ग्रीनलैंड आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय और आकर्षक स्थानों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड की ये अद्भुत कहानी हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी विशाल, रहस्यमयी और शक्तिशाली हो सकती है। बर्फ से ढकी ये धरती आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आपको ठंडी और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो अंटार्कटिका पर हमारी पिछली वीडियो की जरूर देखें, जहां हमने दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप के अनोखे रहस्यों को बताया है। वीडियो पसंद आई हो तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी तथ्यों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।